Yes, sir. Yes, sir. ठीक, ये था आपका 0 पॉइंट जहां पर आपने खाना खाया, खाना खत्म हुआ। एंड दिस इज आफ्टर यू हैव ईटन, देन द राइज ऑफ, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलेज, अभी हम बताएंगे आपको सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है। बीच बीच में सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों का ब्रेकडाउन का एक ही उसका तरीका है। ग्लूकोज का पॉलीमर है, भले ग्लाइकोजन ब्रांच्ड है, बीच बीच में वो अल्फा 1 to 4 बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। सलाइवरी अमाइल, अल्फा अमाइलेज सलाइवा में जो प्रेजेंट है। तो आपका ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह में ही शुरू हो गया। ठीक है, माल्टोज बन गया मुंह में ही, तभी वो मीठा हो जाता है। तो उसी समय से शुरू हो गया, इट गोज, और उसके बाद फिर इंटेस्टाइन में फिर माल्टोज ब्रेक डाउन होकर माल्टेज के द्वारा ग्लूकोज में एब्जॉर्ब होगा। तो इट गोज लाइक दिस कि मैक्सिमम 2 आवर्स के बाद, खाना खाने के 2 घंटा बाद ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है, जो खाना से पूरा ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करके ब्लड में आ गया कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, और उसके बाद फिर वो डिक्रीज होना शुरू होता है वहां से धीरे धीरे। इट डिपेंड्स अपॉन द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी कैटाबोलिकली एंड एनाबोलिकली, बोथ वे। कैटाबोलिकली यानी ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन जो आप एक्टिविटीज कर रहे हो, या एक्स्ट्रा बच गया ग्लूकोज, उसके बाद भी एनर्जी खर्च करने के बाद भी हाई कैलोरिक डाइट ले रहा है, जैसे आजकल लाइफ स्टाइल है सबका, जितना फिजिकल वर्क करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो खाना खाते हैं। ठीक है क्योंकि पुराने जमाने में ज्यादा काम करते थे, खेत में काम करते थे, उस समय खाना भी कम खाते थे, और जो करते थे वो यूज हो जाता था। आज चेयर कुर्सी टेबल पलंग बाइक कार सब आ गया, फिजिकल वर्क घट गया, हर चीज फिजिकल वर्क बहुत घट गया है, और खाना जो है वो घटा नहीं बल्कि और बढ़ ही गया। पहले कम खाते थे, अब रूखा सूखा, अब और भी ज्यादा तेल घी लपटा हुआ चीज और ये सब आ गया। तो दैट विल, तो क्या हुआ, उल्टा काम किया लोगों ने, अपने हैबिट को चेंज कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी घटा दिया और कैलोरी लेना ज्यादा शुरू कर दिया, कार्बोहाइड्रेट रिच और फैट रिच डाइट। तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज बचा या फैट बचा जो, दैट विल गो टुवर्ड्स एनाबॉलिक पाथवे, उसका स्टोरेज होगा। आ रहा बात समझ में? इसीलिए हम एक फास्टिंग लेवल लेते हैं, यानी फास्टिंग उसको बोला जाता है कि ओवरनाइट कुछ नहीं खाया हो। ठीक है, तो अब आपने मान लो रात को 8 बजे खाना खाया, तो 8 बजे खत्म हुआ, तो 10 बजे रात को मैक्सिमम हो जाएगा ग्लूकोज का लेवल इन योर ब्लड। सो दैट नीड्स टू बी मेजर्ड, वो मेजर करना जरूरी है। किसके केस में? जो पेशेंट है हाइपरग्लाइसीमिया के, यानी डायबिटीज के, कि खाना खाने के बाद इसका मैक्सिमम कितना ग्लूकोज भागता है। और फास्टिंग चूंकि मिनिमम लेवल है, आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग कितना नीचे तक आता है, तो इसलिए ये दोनों मेजरमेंट देखना जरूरी है। ओके, इन हेल्दी इंडिविजुअल जो है चाहे कितना भी खाना खा ले, 140 से ऊपर नहीं जाएगा शुगर, क्योंकि क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा फिर उसी मात्रा में, टू कन्वर्ट इट बैक टू द ग्लाइकोजन, टू कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। ठीक, समझ में आई बात? Yes, sir. तो जो भी डायबिटीज के पेशेंट हो उनको आप अपना जानकारी से बताओगे कि
आप अपने फूड को अब हाँ डायबिटीज का पेशेंट है, अब क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ हो गया उसने ध्यान ही नहीं दिया, शुरू से वैसा ही चलते रहा। क्या हुआ, क्यों हुआ डायबिटीज उसको? क्योंकि फिजिकल वर्क कम के, एक बहुत सारे फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, अदर अदर फैक्टर्स आर देयर, बट एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि उसने फिजिकल एक्टिविटी कम किया, चेयर पर ज्यादा बैठा और खाना खूब खाया धमस के। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, रात में डिनर जो है उनका बड़ा होता था, ठीक, लंच जो है उससे कम, और ब्रेकफास्ट सबसे कम। पहले के जब खेतों में काम करते थे, अभी भी करते हैं, जो खेतों में अभी भी काम करते हैं वो इस तरह से करते हैं, रात को धमस के खाते हैं, पूरा थकान तो चल जाता है ये, क्योंकि वो फिजिकल वर्क कर रहे हैं। बट जो फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं वो ऐसा डाइट फॉलो करें, रात को ज्यादा, दोपहर उससे थोड़ा कम, और सुबह उससे भी थोड़ा कम, देन देयर बॉडी बिकम्स लाइक दिस। इन जनरल बोल रहा हूँ। सो ए new tendency has been developing among the dietitians. Now they are suggesting that you do this ulta, have a breakfast like a king and then reduce it in lunch and have a little in dinner. ओके क्योंकि रात को खाने के बाद कोई मेहनत नहीं करने जा रहा और दिन भर भी मेहनत नहीं किया, अब रात का सबसे बड़ा उसका मील है, तो क्या होगा, ये मैक्स जो है उसके सोने खाना खाने के आधे घंटे के बाद ये बहुत ऊपर जाएगा, और कुछ करेगा तो है नहीं, सोया रहेगा, उसको सोए में पता भी नहीं चलेगा, और सोते सोते, और इस तरह से वो डेली कर रहा है, 10 साल 20 साल चल रहा है उसका, 40-50 साल के उम्र होने तक उसको फिर डायबिटीज होना निश्चित है। कितना मेंटेन करेगा एंजाइम, फिर एंजाइम भी थक गया उसका, जीन एक्सप्रेशन बार बार जीन एक्सप्रेस करा रहा है बहुत ज्यादा इंसुलिन का, तो उसमें भी डिफेक्ट आ गया, नाउ द पेशेंट विल डेवलप डायबिटीज। ओके, सो एक लाइफ स्टाइल अगर सुधार लिया जाए, भोजन को कम करो, इसीलिए ब्रेकफास्ट ज्यादा करेगा तो चल जाएगा, दिन भर वो बोल रहा है, सोच रहा है, जागृत अवस्था में है, कुछ ना कुछ कर रहा है, ओके, तो दैट विल बी यूटिलाइज्ड। लेकिन रात में अगर वो कर देगा, सुबह में ही कम खाएगा, तो दिन भर काम कर रहा है, उसका ब्रेन तो 20% ग्लूकोज तो ब्रेन ही यूटिलाइज करता है, तो ब्रेन तो काम कर ही रहा है, अगर फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है तो ब्रेन का वर्क कर रहा है, तो दिन में उसका खपत हो जाएगा। लेकिन रात में वो सो गया तो ब्रेन भी उसका सो गया है, और उस समय अब ज्यादा खाना खा के सोया है, 1-2 दिन चल जाएगा, लेकिन रोज उसका वही आदत है तो हो जाएगा। Okay, there is great chance for that person to develop the hyperglycemic condition. आया समझ में? कुछ सवाल है किसी को? सर ब्रेन तो कंटिन्यू वर्क करता है ना? यस, ब्रेन कंटिन्यूज वर्क, हमेशा वर्क कर रहा है, लेकिन ब्रेन में जो एनर्जी का कंजम्पशन है आपके जागृत अवस्था में और सोए हुए अवस्था में, दोनों में अलग अलग होगा ना। ठीक है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, ऑल्दो अनकॉन्शियस माइंड इज 95% और कॉन्शियस माइंड 5% है। ठीक, और फिजिकल एक्टिविटीज तो पूरा उसका जीरो है, सो रहा है, जब तक खा लिया है पूरा लेटा हुआ है सिर्फ। फिजिकल एक्टिविटी में क्या कर रहा है, सिर्फ अलट पलट कर रहा है, करवट बदल रहा है, उसमें क्या एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आया? कोई सवाल है? तो हाँ, हम क्या सर बता रहे, हाँ बोलो। ये जो 180 ब्लड लेवल है वो जब इंक्रीज होता है तभी ना होता है ये डायबिटीज मिलेटस? डायबिटीज मेलिटस 140 से ऊपर होगा तब भी बोला जाएगा, अगर उसका कंटिन्यूड ओवर हाई लेवल है, हो सकता है कि इन सर्टेन टाइप ऑफ क्लिनिकल कंडीशन सच एज
जैसे अभी कोरोना आया था, उसमें भी हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था, या प्रेगनेंसी में भी होता है। तो दैट इज टेम्पोररी। लेकिन अगर वो टेम्पोररी परमानेंट हो गया तो दैट मीन्स डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, तो पहले तो उसका शुरुआती लेवल में जो प्री डायबिटिक कंडीशन है या अभी नया नया डायबिटिक हुआ है, तो थोड़े उसका लेवल हो जाएगा 200 ब्लड ग्लूकोज। इट विल बी लाइक दिस 170, 180, 150, 160 ऐसे रहेगा। तो यहां तक तो उसको पता ही नहीं चलता कि हम डायबिटीज हैं, ना उसको शुगर में आ रहा है, पेशाब में शुगर आ रहा है, ना उसको कोई सिम्टम हो रहा है, कुछ उसको पता भी नहीं चलेगा उसको डायबिटीज हुआ है, हो रहा है। जब उसका शुगर पेशाब में आना शुरू हो जाएगा और उसको पता नहीं है 180 से ज्यादा हो गया, ठीक है, अब धीरे धीरे सिम्टम आएंगे जब 200, 220 लेवल पर उसका शुगर रहेगा, पीपी खाना खाने के बाद। ठीक है, तो उस समय उसको चक्कर आएगा, झुनझुनी बढ़ेगा, ये सब होगा, पसीना चलेगा, थकान महसूस होगा कभी कभी। तो ये सब सिम्टम आएंगे उसके बाद में। तब तक तो देर हो चुकी है, उसको डायबिटीज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, पकड़ चुका है, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि साल में, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव थेरेप्यूटिक्स, कि साल में एक बार 40 पास पार कर गए लोगों को, एक बार क्या 2 बार मिनिमम कम से कम चेक कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या प्रैक्टिस फॉलो होता है कि बीमारी होने के बाद चेक करना है। ओके, तो बीमारी होने के बाद फिर जिंदगी भर चेक करते रहिए, और फिर चेक करते सर खाना खाने के बाद तो उसमें जो जांच होता है तो वो खाना का लिमिट बताता है कि किस तरह का हो रहा है, बट फास्टिंग में क्या बताता है जो जांच होता है। देखिए, अगर फास्टिंग, अब हम आपको 2 लेवल देते हैं। इफ ए पर्सन्स फास्टिंग शुगर इज 180, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा इंसुलिन की कमी है। ओके, 180 है, यानी फास्टिंग कंडीशन में भी उसका यूरिन में शुगर जा रहा है, इसको हैवी ट्रीटमेंट का जरूरत है। तो पीपी में तो और भी ज्यादा होगा। अगर फास्टिंग में 180 है तो हम देखे हैं पीपी उसका फिर 500 भागेगा। अगर फास्टिंग 140 से 180 के बीच में है तो दैट मीन्स इन द फास्टिंग कंडीशन उसके यूरिन में नहीं आ रहा है शुगर। ये कंडीशन तब हो जाएगा, फास्टिंग में भी 180 है, इस कंडीशन में आप समझ लीजिए उसका किडनी डैमेज होने के कगार पर है, अभी भी सुधर जाए वो, नहीं तो और देर हो जाएगी, किडनी डैमेज हो जाएगा पूरा। अब 140 से 80 है तो समझ लो कि चलो अभी फास्टिंग कंडीशन में भी अभी यूरिन में शुगर नहीं आ रहा है, तो उसका खाना खाने के बाद पीपी के बाद रहेगा लगभग 200 से 300 के लगभग। और थोड़ा सा और अच्छा बेटर मैनेजमेंट जो डायबिटीज का किया हुआ है, फास्टिंग उसका नॉर्मल रहेगा 110 से कम। और लेकिन पीपी जब खाना खिला के चेक करेंगे तो उसका हो जाएगा 200। अब बताओ तुम कि हम फास्टिंग खाली पेट शुगर चेक कर लिए एक पेशेंट का और नॉर्मल दिखा दिया, आप तो कहोगे नहीं ठीक है सर, क्या जरूरत है, ठीक है कोई शुगर नहीं है। लेकिन हम कहेंगे नो, जब तक पीपी नहीं देखेंगे नहीं बोल सकते, देयर इज स्टिल चांस। अब पीपी जैसे चेक किए हम, उसका मिल जाएगा ज्यादा 170, 180 ऐसे। So that means that person has developed the hyperglycemic condition. अगर फास्टिंग 110 है, 110 से नीचे है
और पीपी भी 140 से नीचे है, और पीपी 140 से नीचे है, तो दैट मीन्स द पर्सन इज नॉन डायबिटिक। आया बात समझ में? पीपी का मतलब पीपी का मतलब होता है पोस्ट पार्डिनल, ऐसी कुछ, एक सेकंड, पोस्ट पार्डिनल होता है, यानी पोस्ट मील, पीपी मील। पोस्टपार्टम है, पोस्टपार्टम, postpardinal, that is in that reference of partial oxygen, पोस्टपार्टम पोस्टपार्डिनल, दो तरह का पीपी होता है। ऑक्सीजन के प्रेशर में संदर्भ में पोस्टपार्टम बोलते हैं, और इसके संदर्भ में पोस्टपार्डिनल। देख लेना एक बार और अच्छे से। सिर्फ पीपी। नॉर्मल शुगर और ब्लड शुगर में क्या डिफरेंस होगा? अच्छा एक सेकंड को बता रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? पहले एक सेकंड, नॉर्मल शुगर और ब्लड। हाँ पहले पिछला क्वेश्चन का जवाब क्लियर हुआ? सिमरन तुम्हारा क्या पूछी थी तुम? सर फास्टिंग शुगर क्यों बढ़ता है सर, हम ये पूछे थे। फास्टिंग शुगर क्यों बोला जाता है? फास्टिंग शुगर बढ़ता कैसे है सर? जैसे कि आफ्टर खाने के बाद जो होता है, तो वो जैसे कि मीठा खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो फास्टिंग कैसे बढ़ जाता है सर? फास्टिंग कैसे बढ़ जाता है? फास्टिंग खाना, फास्टिंग के बाद वो फास्टिंग तोड़ेगा, खाएगा तो बढ़ेगा ही ना। तो फास्टिंग शुगर लेवल भूखे रहने से बढ़ जाता है। अच्छा तुम ये पूछ रहे हो कि रात में खाना खाया फिर भी फास्टिंग लेवल उसका बढ़ा हुआ है, हाइपरग्लाइसेमिक रेंज में है, ये क्या पूछ रहे हो? यस सर। तो अगर ये आप पूछ रहे हैं तो देखिए, अभी आपको हम ग्राफ दिखाए थे, उस पर्सन का खाना खाने के बाद शुगर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब नीचे कम आते आते 1 सेकंड, and this level is suppose 500 after meal, उसका बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। एकदम जीरो नहीं होता है इंसुलिन एक्टिविटी, ओके, जीरो एकदम हो जाएगा तब तो पूरा एकदम गड़बड़ हो जाएगा, 500 1000 शुगर लेवल जाएगा। सो इट हैज बिकम 500 नाउ। तो अब वहां से खाना खा के सोया वो रात में 2 घंटा, 8 बजे रात को खाया, 10 बजे रात सोया, जब भी सोया 10 बजे रात से को उसका मैक्सिमम हो गया शुगर कंसंट्रेशन। अब वहां से शुगर जो है ब्लड में धीरे धीरे यूटिलाइज होगा फॉर इट्स ओन एनर्जी पर्पस। तो चूंकि सोया हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो कम यूटिलाइज होगा शुगर। इसीलिए बोल रहे थे कि दिन में सुबह का नाश्ता वो बढ़ा दे अगर, तो डायबिटीज पेशेंट को भी यही सलाह दिया जाता है कि रात को एकदम कम खाइए। या कोई हेल्दी पेशेंट है, उसको शंका है, उसके फैमिली में अगर डिजीज है डायबिटीज का, तो उसको भी सलाह दिया जा सकता है कि रात को कम खाइए, सुबह को ब्रेकफास्ट चाहे जितना मर्जी कर लीजिए आप, पूरा पेट भर के, ओके। तो बॉडी जो है इट विल बिकम लाइक दिस, वी शेप्ड, अदरवाइज हो जाएगा ऐसा डमरू जैसा, नाश्ता कम करेगा तो अब 500 से नीचे आएगा धीरे धीरे। तो कितना नीचे आएगा? खाना खाने के 8 घंटा 9 घंटा, एक्चुअली बोला जाता है फास्टिंग कम से कम खाना खाने के 12 घंटा बाद, तो फास्टिंग कंडीशन बोला जाता है। तो अब इतना टाइम में 8 बजे रात को वो खाया था, सुबह 8 बजे उसका फास्टिंग टाइम हो गया 12 घंटा,
उस समय तक 500 से घटते घटते वो कितना नीचे आएगा, मान लिया आ गया वो 200। तो अब इस समय उसका फास्टिंग लेवल शुगर का जब जांच किया जाएगा तो इतना ही मिलेगा ना। फास्टिंग अगर ज्यादा है तो दैट भी पीपी बहुत ही ज्यादा होगा उसका। ओके, तो आपके सवाल का जवाब हुआ या कुछ और पूछना चाह रहे थे आप? यस सर, आ गया समझ में। सर यदि अगर जेनेटिकली हो गया तो वो कंट्रोल करे या ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फायदा ही नहीं। देखिए, डायबिटीज को कंट्रोल करना, तो जेनेटिक ही है। हाँ, डायबिटीज को कंट्रोल करना इज टफ। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज, अब जैसे पैसा है, जेबी में पैसा रखना कितना डिफिकल्ट है कि नहीं? जेब में पैसा रखना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये पैसा कितना भी आप जेब में डालो ये खर्च होना है और फिर जेब खाली होनी है, फिर ऊपर से आप डालोगे तब। तो ये कंटिन्यूअस लेवल जेब ही हमेशा भरा रहे, एक ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, जैसे शुगर हमेशा एक लेवल मेंटेन रहे ब्लड में, क्योंकि शुगर विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस एंड शुगर इज कमिंग फ्रॉम योर डाइटरी सोर्स। तो ये ब्लड में लेवल जो है एक निश्चित मात्रा, एक रेंज के अंदर में बनी रहे। एंड दिस इज नॉट द ट्रू द केस ऑफ सम, जैसे कोलेस्ट्रॉल हुआ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट नीडेड फॉर द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल किसी का अगर हाई हो जाता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो गया उसको, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल को मेंटेन करना इज इजियर। इसीलिए जिसको कोलेस्ट्रॉल हो गया एक गोली खाता है रात में 10 mg का और निश्चिंत रहता है, 10 साल तक भी वो एक गोली रात में खाना खाने के बाद खाते रहे और निश्चिंत है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो रहेगा। लेकिन ग्लूकोज बहुत ही चंचल प्राणी है, ये या बाहर भी जा रहा है अंदर भी आ रहा है, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स इसका कंटिन्यूअस है, इसलिए इसका जो नॉर्मल लेवल है दैट इज मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ अदर, ठीक, other mechanisms and the help of the enzymes, and if that mechanism and enzyme is disbalanced, then this hyperglycemic condition ये फट गया है ना, इसमें मम्मी डब्बू दा क्लिप खुल गया। okay नहीं लगता है। सर नॉर्मल शुगर और ब्लड शुगर में क्या डिफरेंस होगा? हाँ बता रहे हैं, पहले इसको खत्म कर लेने दो, अभी राहुल पूछ रहा था। तो अब शुगर को मेंटेन करने के लिए नॉर्मल कंडीशन में तो ये एंजाइमेटिक मैकेनिज्म से ये इंग्लिश दोनों बोलते हैं सर। कौन हो? हिंदी सुन रहे हैं खाली आप। समझाए कौन सी इंग्लिश में समझाए, चाइनीज हम लोग साला अमेरिकन बच्चा है कि आधा पता चलेगा ऊपर से जा रहा है, माथा के ऊपर से। बहुत इंग्लिश बोलते हैं कि कॉलेज वाले सब तो। रिमूव्ड, ठीक है ना, क्लास हम बता रहे हैं और किसी और से गप कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या बता रहे थे हम? सर जेनेटिकली कैसे होता है हमसे? हाँ, पहले ये राहुल का सवाल का जवाब दे देते हैं। तो ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन रखने के लिए हेल्दी कंडीशन में तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन का मैकेनिज्म है, दोनों एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन एंड देयर इज अ हेल्दी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। एक का जो एक्टिवेटर है दूसरे का इनहिबिटर है, जैसे ग्लूकोज से के हाई लेवल्स होने से ग्लूकागॉन इनहिबिट हो जाता है एंड ग्लूकोज के लो लेवल होने से ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाता है। ओके, तो इस तरह से है। अब लेकिन अब ये बैलेंस गड़बड़ा गया, पेशेंट हैज बिकम हाइपरग्लाइसेमिक, कोई कंट्रोल ही नहीं है, जितना उसमें आ रहा है लेवल बढ़ जा रहा है और यूज हो रहा है तो लेवल घट जा रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक हो जा रहा है, हाइपरग्लाइसेमिक हो जा रहा है, देयर इज वाइड रेंज ऑफ बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसमें एक्चुअली 3 बातों का ख्याल रखना होता है। पॉइंट नंबर 1, अब डायबिटीज हो गया तो अब क्या होगा, उसको ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा, मेडिकेशंस, ठीक है, या तो इन्वेजिव मेडिकेशंस हो या नॉन इन्वेजिव हो, ठीक है, या तो ओरल लेगा या तो सुइया लेगा इंसुलिन का। तो एक तो हो गया ट्रीटमेंट, दूसरा सिर्फ ट्रीटमेंट ही उसके लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकता है,
he needs to do exercise also. And third, he has to go or follow the precautions. तीनों बात का ख्याल रखना पड़ेगा, तीनों में तब जाकर के, तीनों का वो ख्याल रखेगा तब जाके उसका शुगर नॉर्मल हो सकता है, फिर भी हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अगर इस तीन में से कोई एक भी चीज मिसिंग है, जैसे वो दवाई ले रहा है, प्रिकॉशन ले रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, then sugar control will not be to that much extent, उतना बढ़िया। तीनों करेगा तब उसका होगा। तीनों में से कोई एक, अरे हम दवाई खा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम कुछ खा सकते हैं, कुछ पड़ल रह सकते हैं, दोनों काम नहीं किया, सिर्फ ट्रीटमेंट किया, तो क्या होगा? उसका ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होगा, भ्रम में जिएगा। जिस समय दवाई खाएगा उस समय थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा, फिर तुरंत भाग जाएगा। ओके सर हाँ, दवाई में सर ऐसा क्या दिया जाता है जो क्या होता है जो कंट्रोल क्या बोले? दवाई में सर क्या दवाई बहुत तरह चीज का, होती हाँ अब दवाई बहुत तरह का ग्रुप है इसमें, 100 तरह का दवाई। एक होता है सल्फेट ड्रग है, और एक है मेटामॉर्फिन ग्रुप होता है, ठीक है ना। टाइप 1 का अलग है, टाइप 2 का अलग है। और ये बेसिकली ये जो ड्रग्स कंपाउंड है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं पैंक्रियाटिक सेल्स को, लैंगरहैंस ऑफ आइलेट्स को स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि जीन अभी भी प्रोड्यूस कर रहा है बट कम मात्रा में कर रहा है इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज में। ओके, तो कम मात्रा में कर रहा है, सो इट स्टिमुलेट्स दैट जीन्स टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन बेसिकली। जब ये भी जीरो हो गया, उसका कितना भी दवा दे रहे हैं, नहीं अब इंसुलिन बन रहा है, फिर भी शुगर एकदम हाई ही रह रहा है, तब आ जाते हैं डायरेक्ट इंसुलिन पर। ओके हाँ, अब पूछो कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? सर आरती सर, नॉर्मल शुगर और ब्लड शुगर में क्या डिफरेंस होगा? नॉर्मल शुगर लेवल बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मल शुगर, स्पेलिंग पर मत जाना, माउस नहीं खिलता है जल्दी। शुगर लेवल, नॉर्मल शुगर लेवल और ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल बोथ। नॉर्मल किस में होगा? हेल्दी इंडिविजुअल में। एबनॉर्मल किस में होगा? हाइपरग्लाइसेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक इंडिविजुअल्स में, ठीक है। तो ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज दैट इज 70 to 140। 70 से नीचे अगर शुगर चला गया तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया, एंड 140 से ऊपर है तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक। 70 से नीचे है तो अब देखिए, अभी हम ब्रेन की चर्चा कर रहे थे, इसी से ये आया तो इतना आपको समझाना पड़ा। 70 से नीचे है और 40 से नीचे नहीं गया है, तब तक ब्रेन सेल भी बर्दाश्त कर लेगा। 40 से नीचे अगर चला गया, नाउ द ब्रेन सेल्स will not have the access for glucose, or you can say the glucose is less in quantity which is required for the brain cells to remain in the लाइव कंडीशन। जिंदा रहने के लिए ब्रेन सेल को हमेशा, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड इट नीड्स ग्लूकोज। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस जो है कंटिन्यूअसली ब्रेन सेल्स में चलता ही रहता है, कभी भी एटीपी की कमी ना होने पाए। ओके तो हो गया। इसीलिए जब 40 से नीचे जब शुगर घट जाएगा तो पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है, तो ब्रेन सेल्स डेड कर गए उसके, ठीक है। तो अब ब्रेन सेल्स डेड कर गए तुरंत, तो अब वो ब्रेन सेल्स डिवाइड तो होता नहीं, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड है। जो एक बार डेड हो गया अब जिंदगी भर वो सेल डेड रहेंगे उसके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
और किसी में सर आई कैसे इफेक्ट हो रहा है सर? आई देखिए शुगर से आई कैसे, आँख कैसे इफेक्ट हो रहा है सर? ठीक ठीक कैसे इफेक्टेड हो रहा है आई? ओके आई जो है कहाँ गया नोटेशन, सिर्फ आईज ही नहीं इफेक्ट हो रहा है, बॉडी में हर ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहा है। अब डिपेंड कर रहा है कि वो ऑर्गन का जो पार्ट, अब जैसे आई है, आई में क्या होता है, ग्लूकोमा हो जाता है। अब लेंस है, अब शुगर ज्यादा है ब्लड में, so these are the extracellular fluid vitreous humor which is filled inside the eyes. If the sugar is high in the blood, then this will also high sugar vitreous humor. So high sugar content of the vitreous humor, what it causes, it creates a layer over the lens of the eye. जलेबी को चाशनी में डुबाओगे तो क्या होगा, कड़क होकर निकलेगा, चाशनी का लेयर जम गया उसको। तो नाउ शुगर इज डिपोजिटेड धीरे 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 ओवर द लेंस, और चूंकि शुगर का लेवल हाई है, अगर शुगर का लेवल यहाँ कम हो तो शुगर फिर यहाँ से डिजोल्व होकर वापस विट्रस ह्यूमर में आ जाएगा, जो लेयर का फॉर्मेशन किया। बट continuously the patient is not observing, not following the good practices for its blood sugar control, so the patient is having a chronic high level of the sugar for years in its body. So for क्या हुआ, उसकी वजह से बरसों तक उसका शुगर हमेशा हाई ही रह रहा है, तो धीरे धीरे डिपॉजिट हो गया ऑन द लेंसेस द शुगर पार्टिकल्स, नाउ इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, फिर वो सिंथेसाइज होकर ओलिगोसैकेराइड बन गया। तो अब लेंस हैज बिकम ओपक एंड द लाइट देन इट विल काउज ब्लाइंडनेस टू दैट पर्सन। अब आईज अफेक्ट हो गया, हार्ट भी अफेक्ट होता है, ओके, इवन किडनी अफेक्ट्स बहुत ज्यादा, सबसे पहले किडनी अफेक्ट होता है क्योंकि किडनी में ही फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का, और वहीं पर शुगर हाई है, और किडनी इज हाईली वैस्कुलर, सो वहां पर जल्दी डैमेज हो जाएगा किडनी। फिर फुट में भी होता है डैमेज, कहीं भी उसको गैंग्रीन हो जाता है, फुट में माल छोटा सा घाव ही हो गया पैर में, अब वो बढ़ेगा ही नहीं, हील ही नहीं होगा, शुगर की वजह से हील नहीं होगा। अब पेशेंट पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, अब उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिकॉशन नहीं लेगा, पट्टी ड्रेसिंग नहीं करेगा, जूता नहीं पहनेगा, चप्पल नहीं अच्छा से, वो गंदा मिट्टी में लिटाए रहेगा, और धीरे धीरे यहाँ पर और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और गैंग्रीन हो जाएगा, और फिर गैंग्रीन हो जाएगा तो इंटरनली इन्फेक्शन फिर ब्लड वेसल के अंदर बढ़ेगा, एंड देन इट विल गो डीपर। तो क्या हो जाता है, फिर पैर काटना पड़ता है उसका। ठीक है, और कोई सवाल है किसी का? सर कोमा में ब्रेन सेल डेड हो जाता है ना? Yes. लेकिन बहुत केस में तो वापस भी लोग आ जाते हैं कोमा से। Yes. See, brain का anatomy, is it completely understood? Tell me. भले ही ब्रेन मेडिकल टेबल पर डाइसेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारे हजारों सब सीख रहे हैं, बहुत डॉक्टर सब, लेकिन क्या ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द ब्रेन इज इट अंडरस्टूड? आप हम लोगों को तो ये भी अभी नहीं पता है अच्छे से कि although brain is terminally differentiated cell, but still brain के centers में, the center which is involved in the memory, in that center brain cells regenerate, new brain cells are formed in that center. Okay, so brain में बहुत सारा, कोई एक कनेक्शन तो है नहीं, बहुत सारा multiple and billions of connections are there. Suppose if one connection is, the cells involved in that connection is dead, okay, and so the receiving neurons are not getting the signal because the उसके पहले वाला न्यूरल कंडक्शन जहां से हो रहा था that is वो डेड हो गया, तो ये
रिसीव नहीं कर रहा है सिग्नल, तो पेशेंट मान लो कोमा में चला गया. बट if somehow regenerated brain cells connects it, suppose miraculously, बहुत सारा मिरेकल होता है, okay, somehow if it connects via कुछ अलग से bypass से कर लिया, then it will start getting the signal and the conduction जो है ब्रेन में फिर स्टार्ट हो जाएगा. And there are many permutations, combinations and possibilities. So that's how it happens. Okay. But this is rare. Not all patients in coma, they मतलब वो फिर से आउट कोमा से बाहर आ जाते हैं. ठीक है. Not all patients. This is rare. Some patients, suppose किसी को ब्रेन में ट्रॉमा इंजुरी हो गया, ओके, इंजुरी हो गया, वो कोमा में चला गया, फिर कुछ साल के बाद वो कोमा से बाहर आ सकता है, क्योंकि इंजुरी रिपेयर हो गया, हो सकता है उसका फिर न्यूरॉन्स जो है रीजनरेट हो गया हो. ब्रेन हैज लिटिल न्यूरॉन regenerating capacity still, but that also reduces by the age. If the patient is at its young age, then the chances are more for those cells regeneration. If the patient has age deadlock, 70 साल का पेशेंट हो गया और वो कोमा में चला गया, अब ये कोमा से बाहर आने का चांसेस इसका एकदम नेग्लिजिबल नील है, हाईली इम्पॉसिबल है. 30 साल का आदमी है, ये कोमा में चला गया, देयर आर चांसेस. Okay. Yes, sir. Any more questions? Okay. तो अभी तो हम लोग स्टार्ट भी नहीं किए हैं ये टॉपिक, लेकिन कोई नहीं. I provided you vital piece of information. So अभी थोड़ा सा 1 sec, थोड़ा देर का ब्रेक लेता हूं, आधे घंटे का. ठीक है. हेलो. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. I'll have breakfast, then we'll join together. Okay. Okay. Okay, sir.